नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 7 चरणों में मतदानों के बीच जनता एक भंवर में नजर आई। कहीं पर मुद्दे भारी थे, कहीं पर भावनाएं भारी थीं, कहीं पर विकास भारी था तो कहीं पर जातिगत वोटर भारी थे। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, भावनाएं या मुद्दे, मतदाता किशोर। और आज जब पूरे देश में 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है तो उसी ओर इंडिया ब्लॉक की भी बैठक चल रही थी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पे खड़गे, उनके घर पे ये बैठक चल रही थी। आप नेताएं देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर सारे इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब ये बैठक खत्म हो गई। लगभग 1-1.25 घंटे ये बैठक चली। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के तहत आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें यूपी की हॉट सीट वाराणसी भी शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की सभी 13 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हुआ है। इन सब के बीच वोट बहिष्कार और ईवीएम खराब के खबरों ने तूल पकड़ते नजर आए। इस बात को आप एक रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। पांच साल पूरा हुआ, फिर मतदान आया। मतदान के दौरान कई तरह की बातें उठी और बातें उठी तो मुद्दे उठे, और जब मुद्दे उठे तो तनाव हुआ तो आक्रोश पनपा, और आक्रोश पनपा तो बहिष्कार हुआ, और जब बहिष्कार हुआ तो खलबली मच गई, और जब खलबली मची तो हो हल्ला शुरू हो गया, और फिर बयानबाजियां भी शुरू हो गई, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। बात कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव की। प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक बस एक ही चीज सामान्य रही, और वो थी बहिष्कार और ईवीएम खराब। 7 चरणों में ईवीएम खराब और वोट बहिष्कार की खबरें तूल पकड़ती रहीं, और पक्ष विपक्ष मूल मुद्दों से भटकाकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहे। आलम ये रहा कि सबसे ज्यादा वोट बहिष्कार की खबरें 7वें चरण में देखने को मिले। सड़क, पानी, बिजली, विकास, तमाम मुद्दे जनता उठाती रही, बावजूद इसके जिम्मेदार पल्ला झाड़ते नजर आए। कुशीनगर में 3 बूथों से ईवीएम खराब होने की गड़बड़ी सामने आई। रामपुर, बरहन, दरोगा डी का बूथ नंबर 49 में ईवीएम खराब रहा। तकरीबन आधे घंटे तक मतदान यहां बाधित रहा। वहीं मथौली बूथ 176 पर ईवीएम खराब होने से मतदान रुका रहा। यहां पर भी आलम वही रहा, 22 मिनट तक मतदान बाधित रहा। परसहवा बूथ पर भी ईवीएम की ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई, और यहां पर भी 25 मिनट तक मतदान बाधित रहा। वहीं बलिया, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहां पर भी ईवीएम खराब रहा। बलिया लोकसभा के उमरगंज में ईवीएम खराब की खबरें सामने आई। बूथ संख्या 76 ईवीएम खराब रहा। 1 घंटे से लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। ईवीएम खराब होने से गर्मी में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आई। चंदौली में सकलडीहा विधानसभा में भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर परिवार के साथ वोट देने पहुंचे अनिल राज पर घंटों खड़े रहे। मशीन ठीक होने का इंतजार भी करते दिखाई दिए। सकलडीहा विधानसभा के 4 ईवीएम खराब होने की
सूचना भी निकलकर सामने आई। बलिया में दर्जनों मतदाताओं की सूची से नाम गायब मिले। बलिया मंत्री दानिश अंसारी के गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बीजेपी को वोट देने आए मतदाता मायूस होकर लौट गए। पिछले लोकसभा व विधानसभा में मतदाताओं ने वोट दिए थे, लेकिन इस बार वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब था। महाराजगंज में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। अब तक एक भी मतदान बताया जा रहा है। नौतनवा विधानसभा बूथ नंबर 231 व 232 मतदान यहां पर नहीं हुआ। प्राथमिक विद्यालय सेमराहा खास में भी मतदान नहीं हुआ। बूथ पर पहुंचे एक भी मतदाता मतदान नहीं कर सके। ग्रामीणों में मतदान के लिए आक्रोश भी दिखा। आने जाने के लिए पुल न होने पर मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं गाजीपुर में भी मतदान के बीच भीषण गर्मी का भी कहर देखने को मिला। उमस भरी गर्मी के चलते बीएलओ की तबीयत बिगड़ गई और प्राथमिक विद्यालय मिश्र में बीएलओ की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें मतदान स्थल पर गर्मी में मतदाता परेशान होते नजर आए और भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ गया। फिलहाल मतदान हो चुका है, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं और अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। और जब ये पिटारा खुलेगा 4 जून को, तो जनता का रुझान भी खुद पता चल जाएगा कि किस पर आखिरी भरोसा, या यूं कहें कि जनता ने विश्वास जताया है। और बड़ी खबर आपको बताएंगे, इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो चुकी है। इंडिया अलायंस की बैठक खत्म, और बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना, और वो जो नैरेटिव को हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है, और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है।
ये एक जनता की है, हमारा सर्वे नहीं है। जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो के को हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीजें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है, और चंपन सुरेश जी है, और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो, और राहुल जी है, और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो, मालूम है। उसके बाद में हमारे सीपीआईएम के एमएल के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। We are united only. Why you are dividing?
शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है, ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी इन्होंने, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचुरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं, इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार, थैंक यू। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। गुड गुड, थैंक यू एवरीवन। कार बनने जा रही है, ये अखिलेश यादव ने कहा। 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन। दिल्ली से खबर, इंडिया अलायंस की अहम बैठक समाप्त। कांग्रेस और आपको बता दें 2.5 घंटे ये बैठक चली, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं। उन्होंने मुख्य बात यह कही कि इंडिया अलायंस को 295 प्लस सीटें मिल रही हैं और हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये बता दिया है कि उन्हें किस तरीके से वोटिंग वाले दिन कार्य करना है। किसी भी तरीके की कोई भी गलती बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम सब एक यूनाइट हैं और हम एक अच्छी सरकार बनाने जा रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं और इसी खबर पे अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से हैं, वो जुड़े हुए हैं। इस बैठक को बहुत करीब से वो देख भी रहे थे। आज एक सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिली इस पूरी बैठक में, जहाँ पर आप देखिए जो चेहरा था अखिलेश, बात करें हम तो वहाँ पर कल्पना सोरेन दिखी, उनके पति जेल में है हेमंत सोरेन। वहाँ पे हमें अरविंद केजरीवाल दिखे, वो कल जेल जाएंगे, सरेंडर करेंगे। उन्हें आगे किया गया है, वो सोनिया गांधी के आसपास आपको नज़र आ रहे हैं, वो खड़गे जी के पास नज़र आ रहे हैं। और जिन दो लड़कों की बात हो रही थी, यूपी में प्रधानमंत्री हर जगह कह रहे थे, वो दोनों छोरों पर आखिर में खड़े हुए हैं, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव है। तो इस बार यूनाइटेड, जो कहा जा रहा था कि यूनाइट है, सब लोग एक है, वो तस्वीर आज देखने को मिली है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हो गई। करीब 2.5 घंटे तक इंडिया गठबंधन की बैठक चली। इंडिया गठबंधन की बैठक में अहम मुद्दों को देखा जाए तो जो सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से कल कहा गया था कि उनके प्रवक्ता जो एग्जिट पोल आ जाएगा उसमें किसी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। एक तो ये अहम मुद्दा था, उसको अब इंडिया गठबंधन की तरफ से बैठक में फैसला लिया गया है कि जो भी इंडिया गठबंधन के पार्टी के नेता है या उनके प्रवक्ता है, वो हिसाब से जा सकते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा ये हुआ कि ईवीएम पर नजर रखना है और काउंटिंग पर नजर रखना है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ये भी दूसरा सबसे अहम मुद्दा रहा कि वहां पर यह फैसला एक ध्वनिमत से चर्चा में लाया गया कि गठबंधन का हर समय ईवीएम पर नजर रखना है और काउंटिंग पर भी नजर रखना है। तो इस चीज पर हुई। तीसरी चीज आपको सबसे बता दें कि इस पर भी एक चर्चा हुई कि अगर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सभी जो क्षेत्रीय दल उसमें शामिल हैं, वो सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीट जीत रही है और उसकी कितनी सीट जीतने की संभावना बनी हुई है। और दूसरी इसके बाद है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद एक चीज और तय हुई कि इस बार अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है, उनको बहुमत मिलता है। जिस प्रकार इन गठबंधन के सभी चीजों के दावा किया गया कि 295 लगभग सीटें आ सकती हैं, उन सीटों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि इस बार जब बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलेगा तो उसमें किसी तरह की भी देरी ना किए हुए दोनों सारे इंडिया गठबंधन के दल बैठकर आपसी सहमति से तत्काल सरकार बनाने में पहल करेंगे। तो देरी न करने से कोई भी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो किसी भी विरोधी दलों को कोई मौका नहीं देना चाहते। ये क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिसमें तो ये कंफर्म हो रहा है कि भाई सरकार बना ली है इंडिया गठबंधन ने। मुझे तो जिस तरीके से वो लोग प्रधानमंत्री तक की चर्चाएं पहुंच गई हैं कि पद कौन होगा, विभाग भी बंटवारे हो गए हैं क्या? जी, आप सवाल फिर से रिपीट करेंगे? जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अंतिम दौर की बैठक है कि बहुमत हासिल कर लिया है, प्रधानमंत्री के पद की चर्चा होने लगी है,
मुझे लगता है विभागों के बंटवारे की भी चर्चा हो गई होगी। नहीं, विभागों की चर्चा बंटवारे की बात अभी नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी बातें अंदर की बैठक से निकल के आई, जो भी वहां नेता बाहर निकले हैं, दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग के कोठी से जब लड़के की बाहर से आए हैं, तो जो नेताओं ने वन टू वन लोगों से बात की है, उसमें जो सूचनाएं उसमें यहाँ पर हुआ कि सबसे पहला है कि ईवीएम पर नजर बनाए रखना है, काउंटिंग पर नजर बनाए रखना है। उसके बाद सीटें कौन, क्षेत्रीय दल कितनी कहाँ जीत रहा है, इस पर एक हुआ है डिबेट में, सभी को जाना है, प्रवक्ताओं को, इस पर चर्चा हुई। और अगर बहुमत मिलता है, जो इंडिया गठबंधन के आंकड़े निकल आ रहे हैं कि वो 255 सीट जीतने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से उनको बिना समय गंवाए किसी प्रकार से भी सरकार बनाने में जल्द से जल्द पहल करके आगे बढ़ना है। इन तमाम चीजों की, डिपार्टमेंट कौन होगा, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन से कौन मलाईदार चेहरा, कहां पर कौन बैठेगा, ये सब चीजों को लेकर फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं हुई। मुद्दे तीन ही नहीं थे। बिल्कुल, आप बने रहिए और लगातार जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं, हम बने रहिए हमारे साथ। हम आपके पास फिर से लौटेंगे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके वक्त भी रुक करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं हमारे और भी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार खान गाजीपुर से, आशुतोष त्रिपाठी मिर्ज़ापुर से, रामशंकर संवाददाता गोरखपुर, संदीप मिश्रा संवाददाता वाराणसी और अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए। सबसे पहले इकरार आपके पास चलेंगे। यूपी की वो सीट है जहां पर बहुत लंबे समय से मुख्तार अंसारी अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन मुख्तार अंसारी एक बड़ा रोल अदा करते थे। फिलहाल की क्या स्थिति है, क्या जनता का मूड है, किस मुद्दे पर वोट दिया है? जी बता दूं कि गाजीपुर की क्या पूरे पूर्वांचल की बात है, जहां मुख्तार अंसारी का अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए या प्रधानमंत्री आए या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन जब तक अंसारी बंद हो या मुख्तार अंसारी का नाम नहीं किसी सभा से लेते, तब तक समझ लीजिए पूर्वांचल की राजनीति कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी के नहीं रहने के बाद उनके भाई अफजल अंसारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हैं, वहीं पारसनाथ राज हैं जो भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई जो है एक तरफा देखने को अब इस समय आ रही है। मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन के लोगों को, मैं जो यहाँ के पब्लिक है, यहाँ की जनता जो वोट देने वाले, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम विकास और रोजगार की तरफ जाएंगे, ना कि हम भगवान की तरफ जाएंगे। हमारे पास अगर पैसा रहेगा, हर चीज रहेगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, या मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं, तो मेरे पास क्या रह के कर सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अब तक गाजीपुर में 5 बजे का रिजल्ट आया है कि गाजीपुर में 52.98% मतदान हो चुका है। मैं यही बता दूं कि एक जमनिया विधानसभा है जहाँ पे एक ग्राम सभा केसरुआ है। केसरुआ प्राथमिक विद्यालय पे 220 बूथ संख्या है, जहाँ 480 मतदाता है, लेकिन अब तक वहाँ के लोगों ने सिर्फ 3 लोग ही अपने मतदान का प्रयोग किया। हालांकि जिला अधिकारी ने बताया कि हाँ, वहाँ के मतदाताओं ने मत देने से उसका बहिष्कार किया है। इसका कारण के लिए उन्होंने एसडीएम को तत्काल वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ के ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें हर तरह से, हर चीज से वंचित रखा गया। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती, तब तक हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इकरार आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं आप सीधा रुख करता हूँ उस सीट का जिसकी पूरे भारत में नजर है, जहाँ से हम देश का प्रधानमंत्री चुना 2 बार उन लोगों ने, और संदीप मिश्रा वहाँ लगभग 2 दिन से मौजूद हैं और अच्छी तरीके से मुझे लगता है चेहरा बता रहा है कि एक अच्छा चुनाव कवर करके वो 7वें चरण में वापस आ रहे हैं। संदीप, अगर बात की जाए तो किन मुद्दों पर चुनाव था, और बिल्कुल चौपाल टाइप मामले में क्या लग रहा है? पूर्वांचल का बिल्कुल शक्ति केंद्र है वाराणसी।
देखिए विशाल, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि शक्ति केंद्र इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीट से लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को लोग जो है प्यार भी देते नजर आ रहे हैं। यहाँ की जनता से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया और हमने बातचीत की तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनको प्यार जो है देखने को मिला है। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा विकास जो है वो भी देखने को मिला है। पिछले 2-3-5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बनारस में बहुत ज़्यादा विकास जो है हुआ है, जो जनता यहाँ पे पसंद करती है। दूसरी अहम बात, कुछ जगहों पे जरूर जो है निर्वाचन आयोग से लोग नाराज दिखे, क्योंकि वहां पर निर्वाचन आयोग की शिकायतें जो है सबसे अधिक देखने को मिल रही थी। जहां पर कुछ लोगों को वोट नहीं डाले दिया जा रहा था, या कुछ लोग प्रशासन जो है कुछ लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली हैं। लेकिन चुनाव यहाँ का काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके से वोट जो एक तरफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय राय, उनका कहना है कि जो बाहरी व्यक्ति थे, बाहरी आए थे, वो चले गए, अब जो है जा करके मौन रख लिए हैं। और यहाँ का जो लाल है, जो यहाँ बनारस का लाल है, वो बनारस में ही है। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं विकास। लेकिन बनारस की अगर बात करें, जनता की बात करें, जनता का पूरी तरीके से मूड जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाता नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी कि कितना अंतर रहेगा पिछले 2019 के चुनाव में या 2014 के चुनाव में, जब जो है अलग अलग पार्टियां जो होकर के चुनाव लड़ी थी। उस समय क्या रणनीति रही है 2014 में, जब वहां पर केजरीवाल लड़े थे चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात अगर बात करते तो इस बार इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का है, और जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही साथ वो उम्मीदवार भी यहाँ से हैं। तो काफ़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग उन्हें भी लोकप्रिय मानते हैं नेता, क्योंकि 4 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में लगातार उनकी भी लोकप्रियता जो है यहाँ पे है, देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल अब ईवीएम में उन सबकी किस्मत जो है कैद हो चुकी है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, बहुत चीज़ें खुल के सामने निकल आएंगी कि क्या अंतर होने वाला है इस बार। मेरे को मुझे लगता है वाराणसी में अंतर की लड़ाई आ गई है क्या? अब वाराणसी में अंतर डिसाइड करेगा, कितना मार्जिन कम हो रहा है। देखिए विशाल, निश्चित तौर पे यहाँ शायद आप नहीं आए हैं तो जानकारी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ इसी बात की है विशाल कि कितना अंतर से इस बार की जीत हार का होना है। वजह ये है कि साफ है कि लोगों का मन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री चुनने का, क्योंकि पिछली बार की जो वोट बैंक थी वो देखने को मिला था, और इस बार की जो लड़ाई है वो भी यहाँ पे अंतर पे ही डिपेंड हो चुकी है। हार जीत का फैसला तो जनता पहले ही कर चुकी है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें छोड़ करके पीछे भी जा रही हैं। क्योंकि जब मैंने गलियों में निकला हूं, यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की है, तो बहुत कुछ यहाँ विशाल मुझे देखने को मिला है। यहाँ बहुत कुछ समझने को मिला कि जीत जो है अब अंतर तक ही आती नजर आ रही है। क्योंकि वजह साफ है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग प्रधानमंत्री को सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिनते हैं, हालांकि 2 बार से यहाँ पे जीत हासिल की है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। तो क्या हैट्रिक को लगा पाते हैं, ये 4 जून के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से तापमान का पारा हाई है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बनारस में भी पारा थोड़ा बहुत हाई नज़र देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और आप सुबह से अजय राय के पास गए, अजय राय को मैं आप सुन रहा था आपसे, उन्होंने कहा कि इस बार बनारस की राय अजय राय होने वाले हैं। उन्होंने मुद्दे बताए कि इन मुद्दों पे इतने घर उजाड़ दिए गए। ये मुद्दे कहाँ पर दिख रहे थे? स्टैंड कर पाए भी कि नहीं, कि इन्होंने मुद्दे सिर्फ मीडिया वालों को ही बताए हैं, मुद्दे जनता तक मुद्दे पहुंचे ही नहीं है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, रहे जरूर है, लेकिन इस बार तो पूरे यूपी में घूम घूम के चुनाव प्रचार भी किया इन्होंने। चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो वोटर हैं वो भी बिल्कुल साइलेंट हैं। इस बार देखने को मिला है, बहुत सी जगहों पे जरूर देखने को मिला जहाँ पर जो है मुस्लिम वोट बैंक सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर जरूर कुछ चीज़ें देखने को अलग मिली। लेकिन और हम कई बूथों पर गए, जब कई बूथों पर जा करके हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर विकास के मुद्दे पर लोग जो है वोट कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर प्रधानमंत्री के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो साफ तौर पर
दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। बहुत से जो जिनके देखा जाए कि जिनके घर को जो तोड़े गए थे, जिनके लिए विकास रोड की चौड़ा किया गया, यहाँ पर एक लाइन बनाई गई, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर विकास। तो ऐसे विकास के क्षेत्रों में लोग जो हैं ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास कर रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि अभी तक जो कार्य हुए हैं, अभी तक जो हमारी योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारा गया है, तो आगे आने वाले 5 साल में और बेहतर होगी, काशी की नगरी और होगी। पर्यटक लगातार जो है काशी की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि जब यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, यहाँ की पानी नाली की व्यवस्था सही होगी, तो आने वाले समय में पर्यटक यहाँ सबसे ज़्यादा पहुँचेंगे, काशी आएंगे, यहाँ पर भव्य दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है गंगा स्नान करते हुए प्रस्थान करेंगे। तो बहुत चीज़ें हैं जो लोगों के मन में था, इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। हालांकि आज 7वां चरण था। आज 7वें चरण का अब तक के यहाँ के हम परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 3 बजे तक का तो 48.38 देखने को मिला है। लेकिन बहुत कुछ है कि 3 बजे से पहले जो परसेंटेज था वो काफ़ी सबसे ज़्यादा, जो 13 लोकसभा की सीटों में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर बनारस सबसे कम देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जंप किया है और ये जो 3 बजे का जो आंकड़ा है वो 48 के आसपास पहुंच चुका है। तो चीज़ें बदली हैं 2 घंटे में, क्योंकि सुबह का तापमान और रात में फर्क देखने को मिला है। अब लोग के लिए ये भी बड़ी चीज़ है, आखिर यहाँ का इस बार का जो तापमान है वो भी ठीक ठाक तापमान है, क्योंकि लगभग जो है 45 के आसपास यहाँ सेल्सियस दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ। और हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं राम शंकर, और एक ये भी शक्तिपीठ अगर बता दें हम भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी है। यहाँ पर भी रवि किशन है। रवि किशन ने आज जिस तरीके से बयान दिया, बड़ा ट्रोल भी हुए कि प्रधानमंत्री की साधना से गर्मी कम हुई है। तो राम शंकर बहुत अच्छे से बता देंगे गर्मी कम हुई है कि नहीं हुई है। राम शंकर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी बिल्कुल, देखिए विशाल जी, गर्मी कम नहीं हुई है। कहा जाए तो आज की गर्मी कुछ ज्यादा ही है, और निश्चित तौर से जो राजनीतिक गर्मी है, ऊपर से ये मौसम की गर्मी, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आने वाले 4 जून को भी कुछ गर्म ही होगा। क्योंकि जिस तरह से चुनाव हो रहा है, जिस तरह से यहाँ वोटर साइलेंट हैं, और जिस तरह से काजल निषाद पूरी तरह से अपने दमखम के साथ लड़ रही हैं, और कहा जाए कि रवि किशन के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि ये जो सीट है ये रवि किशन से ज्यादा महत्वपूर्ण योगी आदित्यनाथ के लिए रखती है, और कहीं ना कहीं ये उनके साथ तक बनाई है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ गोरखपुर की बात करें तो निषाद वोटरों पर दार मदार जो रुका हुआ है। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर निषाद वोट काजल निषाद की तरफ होते हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं रवि किशन को जो है कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाएगी। और अगर ये निषाद वोट 50% भी रवि किशन की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर से काजल निषाद के लिए भी ये दुख की घड़ी होगी। फिलहाल ये तो 4 जून को पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि किसके जो है पाले में निषाद वोट गया और किसकी जो है यहाँ सांसदी किस सीट विजयी होती है। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जिस तरह से निषाद वोट साइलेंट है, जिस तरह से निषाद खुल के ये बोल रहे हैं कि इस बार मैं किसी बहकावे में नहीं आने वाला हूं, और कोई भी अपनी सल्तनत तैयार करता है निषादों के नाम पर, मैं उसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं करूंगा। जो विकास, जो शिक्षा, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा, इस बार निषाद समाज उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं कई बयानों को लेके, चाहे वो सिद्धार्थनगर योगी आदित्यनाथ का खुद का बयान हो, चाहे रवि किशन का बयान हो, चाहे खुद काजल निषाद का बयान हो, कहीं ना कहीं देखिए 2 तरह की बातें होती हैं। इतना जब निषाद वोट इतना डिसाइडिंग है तो मुझे लगता है किसी प्रत्याशी को रोने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर तो आप जनता के बीच हैं, आपको रोना नहीं चाहिए। विशाल जी आ रहा था कि जिस तरह से सिंपैथी वोट बिटोरने के लिए काजल निषाद अभी हाल ही में यानी कि कल परसों में एक वीडियो वायरल करती हैं और उसमें वो अपने समाज से वोट मांगती हैं और रोते हुए दिखाई देती हैं, तो निश्चित तौर से अगर कुछ सिंपैथी उनकी तरफ जाती है तो उनके पाले में निषाद वोट बढ़ने के चांसेज है। दूसरी तरफ आपको बात करें, अभी हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ था जो एक रिपोर्टर ने किया था और बड़े चैनल का कहा जा रहा है वो रिपोर्टर था, तो उसमें खुद जो है रवि किशन ये बात कहते हैं कि मुझे डर सा लग रहा है और मैं अब हिमालय पर जाने वाला हूं।
तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं दोनों खेमे में जिस तरह से डर का माहौल है, जिससे नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं ये भी आपको बता दें कि जो दोनों धुरंधर लोग मैदान में हैं, दोनों प्रत्याशी में इस तरह का कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि मुझे पूरी तरह से मैं विजयी होता दिख रहा हूं। लेकिन फिलहाल कहते हैं कि बाल का खाल निकाले कौन, तो निश्चित तौर से अपनी साख बचाने के लिए दोनों प्रत्याशी जो है दम खम लगा के बोल रहे हैं कि मैं विजयी हो रहा हूं। लेकिन ये तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विजयी हो रहा है और कौन हार रहा है। जी विशाल। अब जी बिल्कुल, अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कुछ ही देर बाद सारी ईवीएम भी पैक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रामशंकर। हम लोग रुक करेंगे सोनभद्र का, जहां पर उपचुनाव भी था विधानसभा सीट को लेकर। और अच्छा, उससे पहले मिर्ज़ापुर का रुक करेंगे। मोस्ट जो सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत निश्चित मान रही है, उनमें से एक मिर्ज़ापुर भी है। मिर्ज़ापुर में राजा भैया फैक्टर हैं, यहाँ पर पल्लवी पटेल अपने आप में फैक्टर हैं, उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी फैक्टर हैं, और उन्हें लोग नेता मान चुके थे। पटेल वोट बैंक जो है। लेकिन आशुतोष, मिर्ज़ापुर के लोग क्या सोच रहे हैं? उन्होंने किस मुद्दे पर वोट दिया है? क्या उनका कहना है? किसको वो जिता रहे हैं? जी विशाल, इस बार जो मिर्जापुर का फैक्टर चुनावी गणित है, वो कहीं न कहीं जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ जो मतदाता हैं और यहाँ के जो वोटर हैं, वो इस बार जो है कहीं न कहीं परिवर्तन चाह रहे हैं। और उसी आधार पे समाजवादी पार्टी ने भाजपा के जो भदोही के सांसद रहे हैं रमेश बिंद, जातीय समीकरण के आधार पर उनको यहाँ पे प्रत्याशी बना के उतारा है मिर्जापुर से। हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में करीब जो है 3-3.5 लाख प्लस दलित मतदाता हैं और 3.5 लाख प्लस पटेल मतदाता हैं। और बात करें तो 3 लाख प्लस ब्राह्मण मतदाता हैं और करीब 3 लाख प्लस जो है मुद्दे क्या है मिर्ज़ापुर के? मिर्ज़ापुर के बिंद मुद्दे क्या मतदाता। हैं? अनुप्रिया पटेल के लिए कहा जाता है कि भाई सर्किट हाउस आती हैं, बाहर ही नहीं निकलती हैं। जी जी, हम आपको बताते हैं कि पहले 4 साल यहीं रहा कि जो है अनुप्रिया पटेल आती हैं, सर्किट आउट रहती हैं, चली जाती हैं। लेकिन चुनाव के साल भर, 6 महीने, साल भर पहले से वो जो है लोगों के बीच में जाने लगी। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको खुद लगा कि इस बार का चुनाव जो है वो हर बार की तरह नहीं है। इस बार उनको जो है 2 बार तो मोदी सरकार के सहारे जीत गई, इस बार भी वो जो है वही फैक्टर अपना रही थी। विकास के मुद्दे को लेके, मोदी के नाम को लेके जो है जनता के बीच में गई हैं। फिर से वही चाह रहे हैं कि इस बार भी जो है तीसरी बार, इस बार भी हम चुनाव जीत जाएं। जी जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं लोग? जी, इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जो चुनाव है वो परिवर्तन की लहर है। क्योंकि खासकर जो चुनाव देखी जा रही है, हाँ, ये तो बात सच है कि मोदी सरकार में सड़कें सही बनी, जो है बिजली मिल रही है, विकास हो रहा है। लेकिन जहाँ तक अगर हम रोजगार की बात करें तो खासा वर्ग जो है, जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, वो रोजगार को लेके खास नाराज दिख रहा है। तो इसके वजह से जो है लोग खुद इस बार विकास के साथ साथ रोजगार का भी मांग कर रहे हैं। इस आधार पर इस बार वोट पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए आपका। परिवर्तन की लहर और तमाम चीज़ें इन्होंने बताई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब जनता ने किस रुख पे जाकर वोट दिया। अरविंद दुबे के पास चलेंगे, सोनभद्र संवाददाता हैं। 2 चुनाव वहाँ हो रहे थे, एक यहाँ पर आप विधानसभा चुनाव भी था, लोकसभा रॉबर्ट्सगंज में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिंकी सिंह कोल थे और उनके सामने यहाँ पर छोटेलाल खरवार थे, अगर मुझे सही जानकारी प्राप्त है तो। अरविंद, क्या मुद्दे थे, क्या चीज़ें थीं रॉबर्ट्सगंज या सोनभद्र? एक मैं बात करूँ तो वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, नक्सली प्रभावित एरिया भी लगता है, और सबसे बड़ी बात विकास के मामलों में कितना आगे बढ़ा है सोनभद्र? अनम्यूट कर लीजिए।
जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। जी बात सोनभद्र के विकास की करें तो आप इस बात पता लगा सकते हैं कि भारत के 12 जिले नीति आयोग ने जो गोद लिया है वो पिछड़े जिलों हैं, अति पिछड़े जिलों में शामिल है। उसमें सोनभद्र का नाम आता है पूरे भारत के उन 12 जिलों में। बात करते हैं सोनभद्र के भौगोलिक क्षेत्र की, तो उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा जिला है भौगोलिक अनुपात में, आबादी के अनुपात में दूसरा सबसे छोटा जिला है। मतलब कि पूरा जंगल से आच्छादित जिला है। यहाँ पे पर्यावरण की कोई असुविधा नहीं, बहुत अच्छा जिला है। रोजगार के लिए अगर अवसर खोजा जाए तो तमाम अवसर है। बावजूद इसके यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, सरकार की अनदेखी, यहाँ के जनता को अभी तक दंड झेलना पड़ रहा है। विकास के मुद्दों पर हर मामले में सोनभद्र पीछे है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, किसी मामले में सोनभद्र को आप ठीक नहीं कह सकते। ताजा उदाहरण आप ले सकते हैं कि 13 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, केवल सोनभद्र में अकेले 2 विधानसभा में 40 मतदान हुआ। उसके पीछे कारण रहा नक्सलवाद। चर्चित रही है। मौजूदा में बात करें तो थोड़ी हवा ठंडी जरूर हो गई नक्सलवाद की, अब थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो गई है। बावजूद इसके एहतियातन तौर पे संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चयन करते हुए निर्वाचन आयोग ने ऐसे 2 विधानसभा में 4 बजे तक ही मतदान को समय निश्चित किया था। 6 बजे तक मतदान समाप्त हो जाएगा। लगभग मतदाता जो आना था वो आ चुके हैं। अब न के बराबर मतदाता देखे जा रहे हैं। कुछ बूथों पर छिटपुट मतदाता जरूर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी किरणें आग उगलना आज दोपहर 3-4 बजे के बाद थोड़ी कम हो गई है। बीते कल की बात करें तो सोनभद्र में 3 मतदान कर्मियों की मौत हो जाती है। अब यहाँ के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझे तो मौजूदा समय में जो चुनाव लड़ रही है रिंकी कोल मिर्जापुर के 96 विधानसभा से विधायक हैं। मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू है। इनकी अभी तक की सोनभद्र में अगर पहचान की बात की जाए तो केवल यही है कि सांसद की बहू है। पकौड़ी लाल कोल का सवर्णों के लिए, मैं कह सकता हूं ये बात, सवर्णों के लिए व्यक्तिगत तौर पे मंच से कई ऑडियो उनके वायरल हुए हैं जिसमें उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया। यही कारण रहा कि इस विरोध को जो है हवा न लगे, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अच्छा, उनका टिकट काट के भी तो उन्हीं की उनकी बहू को ही दिया, उनके बेटे की पत्नी को ही दिया ना, तो फिर तो वही चीज है। प्रचार करने तो पकौड़ी लाल कोल भी निकले होंगे ना? नहीं, जा रहे हैं, लेकिन उनको कम जाने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी जगह जाने के लिए कहा जा रहा है जहां पे वो वर्ग नहीं है जिससे उन्होंने अपशब्द बोला था। वो एक निश्चित एरिया उनके लिए दी गई है। लेकिन मुकाबला इसलिए और रोचक हो गया कि राजनीति का गहरा सीखने वाले छोटे लाल खरवार जो सपा से इस बार उम्मीदवार हैं, आपको बता दें कि वो भाजपा से ही 2014 में पहली बार सांसद बने थे। तो भाजपा के हर दाव पेच को 5 साल में अच्छे से जानते हैं, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि वो इस जिले में अपना आवास बना लिए हैं और लोगों के बीच में रहे हैं, तो लोग उनके चेहरे से अपरिचित नहीं है भाई, अगर देखा जाए तो रिंकी कोल की अपेक्षा। तो ऐसे में मुकाबला एक तो ऐसे रोचक हो जा रहा है। अब योगी, मोदी, अमित शाह, तमाम स्टार प्रचारकों के प्रचार का कितना असर पड़ता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे मतदाता अंदर खाने में कुछ भी करने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। महिला वोटर इतना साइलेंट पड़ा है कि हम लोग पूरा दिन जानने का प्रयास किए, तमाम बूथों पर लगातार हम जाकर के बात करने की कोशिश की, तो कोई मतदाता ज्यादा लोग है कि हम विकास पे देंगे, कोई कुछ राष्ट्रवाद पे देंगे, लेकिन खुलकर कुछ भी चिक चिक कहते नजर कोई नहीं आया। तकरीबन हम 10 बूथों पर आज सुबह से लेके अभी 10-12 बूथों पर हम गए हैं और 100-150 लोगों से हमने खुद जानने का प्रयास किया। तो यहाँ की लड़ाई तो वैसे भी रोचक है। अब कांग्रेस का कितना वोट पोलराइजेशन हो पाता है इंडिया गठबंधन की ओर से, बसपा कितना वोट काट देती है। अब चूंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बसपा के उम्मीदवार जो है यहाँ पे वो लड़ाई में तो नहीं है, लगभग जो बातें सामने आ रही है लोगों से सुनकर, तो वो कितना वोट काट देते हैं और किसको उसका नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, या तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल सोनभद्र की लड़ाई इस बार बिल्कुल रोचक है और टफ मुकाबला है। चूंकि सांसद पकौड़ी लाल कोल जब जीते थे तो 50,000 वोट का अंतर था। इस बार मतदाता की संख्या में परिवर्तन हुआ है, मतदाता का विचार बढ़ता है, एंटी कंबेंसी है, तमाम कई ऐसे कारण हैं। अगर वो सही हो गए तो पलड़ा सपा का भारी हो सकता है कि मोदी का फैक्टर पूरी तरह से काम कर जाए तो पलड़ा एनडीए का भारी हो सकता है, क्योंकि भाजपा को उम्मीदवारों में से चुनाव चिन्ह भी कप प्लेट है। जी विशाल। जी बिल्कुल, अब ये देखना है वहां पर चुनाव चिन्ह तो अपना दल का है और क्या होता है रिंकी कौल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका। आप सीधे रुख करेंगे अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से, विशेष संवाददाता है। अखिलेश जी, अभी हम इंडिया गठबंधन की बैठक में थे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहला तो सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनावी मुद्दे थे
कहीं भावनाएं बताई जा रही थी, कहीं अपना आत्मीय लगाव बताया गया, कहीं बताया गया कि खटाखट पैसे आएंगे, कहीं बताया कि माहौल बिल्कुल टनाटन है और एक पार्टी सफाचट है। इस तरीके के बयान आए। कोई पार्टी बिल्कुल अपर कास्ट मुद्दे लेके चल रही थी कि हमने इजराइल में जाकर वॉर रुकवा दी, हमने पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन करवा दिया, हमने चाइना से कहा कि बिल्कुल शांत रहो। और एक जगह एक पार्टी जिले में कह रही कि वहां गंदगी बहुत है। कोई हारे जीता है यहाँ तो हमने करवाया नहीं था क्या? ये इस तरीके का चुनाव इस बार हुआ है कि जिसमें बिल्कुल डीप लोकल मुद्दे उठे हैं और बिल्कुल अपर मुद्दे भी उठे हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर की बात है तो हाँ, वो चुनावी रैली में किसी ना किसी नेता ने कहा है। अखिलेश जी। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव 2024 का अगर पूरा समीकरण देखा जाए और चुनावी रणनीति पार्टियों की भी देखी जाए तो चुनाव प्रथम चरण से लेके छठे चरण और आज 7वां चरण चल रहा है। लगातार मुद्दों का उतार चढ़ाव होता रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में अपनी भी रणनीति लगातार बदली है। चाहे पहले चरण का चुनाव देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जिनको वो आगे रखना चाहती थी। जैसे राम मंदिर का मुद्दा वो आगे करके चुनाव लड़ना चाहती थी। तमाम और ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर वो बढ़ना चाहती थी। लेकिन जैसे ही चुनाव बढ़ा दूसरे चरण के लिए, तीसरे चरण के लिए, तो वहां पर फिर क्या हो गया कि महंगाई का मुद्दा विपक्ष में हावी हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उछाल दिया गया और दूसरे के बाद तीसरे चौथे चरण को आते आते तो सबसे बड़ा मुद्दा एक जनता तक नीचे ग्राउंड लेवल पर पहुंच गया इस लोकसभा चुनाव में। उससे खासकर जनता से ही कहा जा सकता है कि चुनाव जनता लड़ती आई। सबसे बड़ा कि संविधान को बदलने का मुद्दा और संविधान के बाद आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा। तो जो ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष ने पूरी तरह से उनको हथियाया और उनको पूरे चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाते हुए उस तरह से सभी राजनीतिक विरोधी दलों ने सभी अपनी रैलियों में उनको उठाया और वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से वो जमीनी स्तर तक गए और उनका माहौल भी बहुत अच्छा देखने को मिला और जो वोटिंग भी हुई उसका भी काफी असर मिला। देखो, मेन रूप से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे थे, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा रहा, संविधान बदलने का मुद्दा रहा, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा रहा, अग्निवीर योजना जो आर्मी में भर्ती की योजना थी, सबसे बड़ी योजना, उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया और उसमें भी देखने को मिला। उसके बाद जो लगातार इस लोकसभा चुनाव में देखा जाए कि ज्यादातर अभी 2014 इलेक्शन और 2019 के इलेक्शन में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा सेट करती थी, मोदी मुद्दा सेट करते थे या भारतीय जनता पार्टी दूसरे कोई स्टार प्रचारक मुद्दा सेट करता था और विपक्ष उस मुद्दे को फॉलो करते हुए जवाब देती थी। लेकिन इस बार ये आया कि पहले चरण के बाद अगर बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आज का 7वां चरण देखा जाए तो यहां तक विपक्ष मुद्दा सेट करता आया और उनका काउंटर जवाब मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी देती नजर आई या उनके सहयोगी दल देते नजर आए। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का जो पूरा रणनीतिक माहौल देखा जाए, चुनावी माहौल देखा जाए और जनता का अगर रुझान देखा जाए कि वो मतदान कैसे और किस तरह कर रहे थे, और तीसरी सबसे अहम उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो मायावती का जो रुख था वो जनता तक इस तरह से पहुंचा कि वो उनको समझने में कामयाब हुए कि मायावती किसके इशारे पर कैंडिडेट बदल रही है। बिल्कुल, ये देखना होगा और सबसे बड़ी बात तो अब ये भी देखनी होगी कि इन मुद्दों में जिन ने जो मुद्दे उठाए उन पर जनता कितना प्रभाव डालती है, कितने वोट मिलते हैं। तो अब सब 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से जो चुनाव मुद्दे थे। इसी बीच बलिया में जो खबर है कि मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। इब्राहिमाबाद उपवार के पोलिंग बूथ पर बहिष्कार, मतदान बहिष्कार से मचा हड़कंप। गांव में लगभग 20 वर्षों से नहीं हुआ विकास, शोभा से पड़ा अब तक का सिर्फ 1 वोट। गाजीपुर में मतदाताओं ने किया मतदान का बहिष्कार। जबरूना के केसरवारा बस्ती में लोगों का बहिष्कार, अब तक सिर्फ 3 रसोइयों ने दिया वोट। डीएम ने बहिष्कार की बात की स्वीकारी। डीएम ने जानकारी होने पर एसडीएम को गांव भेजा। विकास कार्य नहीं होने की वजह से बहिष्कार किया गया। अब तक सिर्फ 3 रसोइयों ने वोट किया है।
खबर लखनऊ से है। हीट वेव के कारण सिपाही की मौत। पीएसी में तैनात सिपाही की हीट वेव से मौत। रमाबाई अंबेडकर मैदान में जवान की थी ड्यूटी। सिपाही को लाया गया था सिविल हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने सिपाही को मृत घोषित किया। रमाबाई अंबेडकर मैदान में तैनात था सिपाही। सिपाही को लाया गया था सिविल हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। लखनऊ से ही खबर है। पुलिसकर्मी की मौत का मामला। 11 मार्च से रमाबाई में कर रहा था ड्यूटी। आरक्षी की मौत से पीएसी जवानों में दहशत। रमाबाई में नहीं है जवानों के लिए कोई इंतजाम। पीएसी के जवान बिना पंखा कूलर के कर रहे ड्यूटी। पीएसी के अधिकतर कुछ अधिकारी को जी बोलने से कर रहे इनकार। खबर कुशीनगर से है। मतदान करने का फोटो खींचकर किया गया वायरल। सुरक्षाकर्मियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। धीरज त्रिपाठी नाम के युवक फेसबुक पर डालाई फोटो। नेबुआ के नौरंगिया पाणे छपरा बूथ का ये पूरा मामला। सुरक्षाकर्मी की बड़ी लापरवाही आई सामने। धीरज त्रिपाठी नाम के युवक फेसबुक पर क्या बोल तो फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देख रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।